नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी इतिहास के अंतर्गत मौर्यकाल। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें इसमें से वही पढ़ना है जिसका संबंध एमपी से है, इसका संबंध एमपी इतिहास से है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम शुरुआत करेंगे शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई है। इसके बाद देखेंगे इसके बाद कौन से शासक हुए, कौन से राजा हुए और उनका क्या क्या फैक्ट हैं। और उसके बाद जानेंगे हम लोग कि चीनी यात्री फाहियान से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है। और उसके बाद कौन कौन से स्तूप का निर्माण हुआ है, उनका क्या महत्व है। उसके बाद कौन से अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं और कौन से सिक्कों को क्या कहा जाता था। और अंत में जनपद काल के कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, तो वो पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शिशुनाग वंश से। देखिए, हम बात कर रहे हैं मगध महाजनपद में शिशुनाग वंश का शासन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हुआ नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन को पराजित कर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना करी। तो इस प्रकार से शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना किसने करी? महापद्मनंद ने। ठीक, चलिए। इसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद। अब देखिए, नंद वंश के समय चेदी और अवंती मगध के अंग बन गए थे। यानी चेदी और अवंती जो हैं मगध में शामिल कब हुए? नंद वंश के समय। तो आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद नंद वंश के बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, पता है आपको? अब देखिए, इनके बारे में 2 से 3 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि साम्राज्य की स्थापना करने में चाणक्य ने इनकी बहुत हेल्प करी है। और तीसरा फैक्ट ये है कि चाणक्य ने पूरा प्रयास किया कि चंद्रगुप्त मौर्य एक योग्य शासक बन सकें। इसके लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में सैनिक शिक्षा दिलवाई ताकि ये एक योग्य शासक बन सके। ठीक, चलिए। इसके बाद देखें, यूनानी दासता से मुक्त कराया। भारत के कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर यूनानियों का कंट्रोल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध, पंजाब और मगध को यूनानी दासता से मुक्त कराकर अपने अधीन किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए और बिंदुसार के समय की जानकारी, क्या उनके आसपास की जानकारी हमें जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हुए हैं उनसे प्राप्त होती है। और बिंदुसार के बाद अशोक आए जो उनके पुत्र थे। अब देखिए, अशोक के बारे में कुछ फैक्ट हैं कि ये उज्जैनी के राज्यपाल थे और उज्जैनी अवंती की राजधानी थी। ठीक है, अब देखिए, जब ये अपना पद ग्रहण करने जा रहे थे उज्जैन, तब रास्ते में विदिशा पड़ता है। तो विदिशा में श्रीदेवी या महादेवी से इनका विवाह होता है और महादेवी या श्रीदेवी से इनको एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। यानी अशोक के जो बच्चे थे, अशोक के जो पुत्र पुत्री थी, इनका जन्म महादेवी से हुआ है। ठीक, अब देखिए, जो इनके बच्चे थे महेंद्र और संघमित्रा, तो अशोक ने इन दोनों को धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा? श्रीलंका। ये क्वेश्चन भी आता है कि अशोक ने अपने संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा था, तो आंसर है श्रीलंका। और क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो उसके बाद इन्होंने इनको भेजा था वहाँ पे। चलिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मगध के सिंहासन पर बैठा। अब देखिए, जो अशोक है इनका शासनकाल लगभग 37 वर्ष का रहा है, सबसे लंबा 269 से 232। ठीक, तो 269 में ही अपने सिंहासन पर बैठ गए थे। इनको अपनी पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया था। और इसके ठीक 8 साल बाद यानी 261 में कलिंग विजय हुई है। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और उस युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इनके गुरुओं ने और उनके मित्रों ने इन्हें उपदेश दिया, इनको समझाया कि भाई धर्म का बहुत महत्व है। तो इसके बाद इन्होंने, यानी कलिंग विजय के बाद, क्वेश्चन आता है कि किसके बाद, तो कलिंग विजय के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब इसके बारे में 2 से 3 फैक्ट ये हैं कि इनके समय बौद्ध संगति हुई है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके समय कौन सी बौद्ध संगति हुई है? 4 बौद्ध संगति का नाम सुनने में आता है। तो इनके समय तीसरी बौद्ध संगति हुई है। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्स। और इसका स्थान कहाँ था? तो
तो पाटलिपुत्र में जो उनकी राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र में ये बौद्ध संगति हुई है तीसरी। अब इसके माध्यम से क्या हुआ था, तो इस संगति में अभिधम्म पिटक की स्थापना हुई, की रचना हुई है। अभिधम्म पिटक जो है इसकी स्थापना, इसका निर्माण थर्ड बौद्ध संगति में हुआ है, जो कि अशोक के समय की बात। ठीक है, तो 3 फैक्ट हमने पढ़ लिया है, अध्यक्ष, स्थान और अभिधम्म पिटक, इसकी स्थापना हुई है। और इस थर्ड बौद्ध संगति में बहुत से ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया था। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तब इसको हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक के बाद कौन राजा हुए। क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं कि भाई कौन से राजा का संबंध मौर्य काल से है, या कौन सा राजा अशोक के बाद हुए हैं, या इसमें से कौन से राजा का संबंध मौर्य काल से नहीं है। ठीक है, चलिए तो भाई अशोक के बाद कुणाल आए, फिर दशरथ, संप्रति, शालिसुख, देववर्मन और शतधन्वन, और अंत में बृहद्रथ। अंतिम राजा हुए बृहद्रथ, और आपके सबसे प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी और अंतिम शासक हुए बृहद्रथ। ठीक है, ये आपका क्रम हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए अशोक के जो स्तूप हैं इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है चीनी यात्री फाहयान से, यानी चीनी यात्री फाहयान से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। वो इस प्रकार हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूप बनवाए, लगभग 84,000। बहुत बड़ी बात। तो हमें चीनी यात्री फाहयान से क्या जानकारी प्राप्त होती है कि 84,000 स्तूप बनवाए हैं। उनमें से सबसे प्रमुख था सांची स्तूप। ठीक है, तो सांची स्तूप जो है रायसेन में है, जानते हैं आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी है। अब इसके बारे में 2 से 3 फैक्ट आते हैं। पहला फैक्ट ये है कि 1989 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि इसे विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1989 में इसे शामिल किया गया। और इसकी खोज किसने की थी, तो जनरल टेलर ने इसकी खोज की। जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी सन 1818 में। दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए जो स्तूप हैं इनमें जो अस्थियां रखने का स्थान होता है, जहाँ पर अस्थियां रखी होती हैं उसे बोलते हैं हर्मिका। तो हर्मिका में 2 अस्थियां रखी हुई हैं इनके शिष्यों की, वो हैं मोदगलायन और सारिपुत्र। क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की कौन से शिष्य हैं जिनकी अस्थियां हर्मिका में रखी हुई हैं, तो आंसर होगा मोदगलायन और सारिपुत्र। ठीक है, चलिए जब हम कला संस्कृति पढ़ेंगे तब समझेंगे कि स्तूप का निर्माण कैसे होता है और किस स्थान को क्या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट स्तूप है भरहुत स्तूप। ये सतना में है और इसकी जो उसकी खोज हुई थी 1873 में हुई थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की थी, जो कि सतना में है। ये बात क्लियर है। आगे इसके बाद तुमेन का स्तूप है, अशोकनगर में है। वैश्य टेकरी उज्जैन में है। श्रीदेवी या महादेवी के कहने पर इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है देवर कोठार, ये रीवा में आता है। इसके बाद कुछ अन्य स्तूप हैं, वो हैं सतधारा, सोनारी और अंधेर का स्तूप। ये तीनों स्तूप रायसेन जिले में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ अभिलेख हैं। सबसे पहला अभिलेख है रूपनाथ का अभिलेख, ये जबलपुर में आता है। इसके बाद गुर्जरा दतिया में आता है। इसमें इस अभिलेख में अशोक का नाम देवा नामप्रिय दस्सी लिखा हुआ है। क्या नाम है, देवा नामप्रिय दस्सी। ठीक, चलिए इसके बाद सारो मारो सीहोर में है। पन गुडरिया या पन गुडारिया शहडोल में है। कसरावद खरगोन में है। इसके बाद कुछ अन्य हैं, आरंग, करीतलाई, खरवई, भैनीपुरा, रामगढ़ सरगुजा में है। अब इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि इन जो अभिलेख हैं इनका संबंध किस काल से है, तो मौर्य काल से है। ये बात समझ में आ रही है आपको, तो आपको ये पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्के, कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो उनमें देखिए जो सोने के सिक्के हैं उनको निष्क बोला गया है। जो सोने के सिक्के हैं उनको निष्क कहा गया है। जो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं उन्हें कारशा पड़ कहा गया है। और जो भाषक हैं ये तांबे के सिक्के हैं, यानी सोने के सिक्के निष्क बोला गया है इनको, चांदी के सिक्कों को कारशापण बोला गया है, तांबे के सिक्कों को भाषक बोला गया है। और कुछ छोटे सिक्के प्राप्त हुए हैं तो उन्हें काकड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के मौर्य काल में
चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, वो विदिशा, त्रिपुरी, एरण, उज्जैन और सतना से प्राप्त हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि किन सिक्कों को क्या कहा जाता है। इसके बाद जनपद काल की बात कर रहे थे कि मौर्य काल का जब अंतिम समय था तब उस समय कई जनपद और नगर राज्य का निर्माण या स्थापना हुई है। तो उसी समय 7 नगर राज्य का नाम सुनने में आता है। वो कौन कौन से देखें? त्रिपुरी, एरण, माहिष्मती, भागिल, विदिशा, उज्जयिनी और पद्मावती। तो इस प्रकार से हमने मौर्य काल को पढ़ा है। इसके बाद हम शुंग वंश पढ़ेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनका वेट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।